हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, उनका क्लासिफिकेशन पार्टिकल के साइज के बेस पर पढ़ रखा था कि इनको तीन टाइप के पार्टिकल के साइज के बेस पर कोलॉइड्स को थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक बताया था मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, दूसरा था मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और थर्ड था आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स और माइसेल्स। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब माइसेल के बारे में बता दें कि जो माइसेल का फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होता है, उससे कम पे नहीं होगा। तो जिस टेम्परेचर पर माइसेल का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट का मतलब फॉर्मेशन, तो micelle formation temperature is called Kraft temperature. That specific temperature at which micelle formation take place is called Kraft temperature. And at specific concentration, अब जैसे आप सोप डिजोल्व करते हैं, थोड़ा सा अगर मात्रा में सोप डिजोल्व कर दें और उसमें कपड़े को साफ करना चाहें तो वो साफ नहीं होता, क्योंकि उनके माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर ही होगा, तो उस कंसंट्रेशन तक सोप आपको या डिटर्जेंट उसमें मिलाना पड़ेगा। तो दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, दैट मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच माइसेल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। तो इसको और नोट कर लीजिए कि द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, टीके से डिनोट करते हैं, एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन called CMC. CMC का मतलब है critical micelle concentration. Soap and synthetic detergents are common example of associated colloid or micelles. सोप या डिटर्जेंट ये कॉमन एग्जांपल है, माइसेल फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके माइसेल फॉर्मेशन के लिए एक टेम्परेचर जो चाहिए होगा वो क्राफ्ट टेम्परेचर होगा, और कंसंट्रेशन जनरली 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर चाहिए होती है। ये कहलाती है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो ये आपका टॉपिक उसमें और रह गया था, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। मेथड्स of formation lyophobic salts। सॉल्व का मतलब आप जानते ही होंगे, सॉल्व उन कोलोइडल सिस्टम्स को कहते हैं जिनमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, दे आर कॉल्ड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट्स और सॉल्ट्स। तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि लायोफिलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको तो लायो माने लिक्विड, फिलिक माने स्नेह, प्रेम, लिक्विड से बहुत प्रेम होता है, इसलिए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। So there is no need of specific methods for the formation of lyophilic salts. They only formed by adding in dispersion medium. Dispersion medium के कॉन्टैक्ट में लाने मात्र से ही उसमें घुल जाते हैं, इसलिए उनको कोई स्पेसिफिक मेथड की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो लायोफोबिक सॉल्ट है ये डिस्पर्सन मीडियम के कॉन्टैक्ट में लाने मात्र से नहीं घुलता है, इसलिए इनको बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड की जरूरत पड़ती है, और वो मेथड हैं दो, एक है डिस्पर्सन मेथड और एक है कंडेंसेशन मेथड। तो देयर आर टू मेथड्स by which lyophobic salts are prepared
नंबर 1 डिस्पर्सन मेथड्स, नंबर 2 कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। एग्रीगेशन का मतलब होता है एकत्रित होना, तो कंडेंसेशन को ही हम एग्रीगेशन मेथड भी बोलते हैं। तो दो तरह के मेथड्स हैं, डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाना, वितरित करना। तो डिस्पर्सन मेथड्स क्या होते हैं? इस मेथड में बड़े पार्टिकल, जो आपका कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल के समूह में जो कि कोलेटरल रेंज के हों, कोलेटरल रेंज का मतलब ये है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स में डिस्पर्स कर दिए। तो in this method bigger size particles are converted into the colloidal size particles by some suitable methods। हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्पर्सन। In this method bigger size particles whose size is greater than 1000 nanometer are converted into the colloidal range। अब इसके मेथड क्या है? Some important method of dispersion are number 1, पहला है मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन का मतलब किसी मशीन के द्वारा। मैकेनिकल डिस्पर्सन में जनरली हम एक कोलोइडल मिल का यूज करते हैं। कोलोइडल मिल क्या है? जैसे आपकी आटा पीसने की चक्की होती है, उसी तरह की एक मिल है, चक्की है, मिल मीन्स चक्की, जिसमें 2 स्टैम्प हैं, 2 पार्ट हैं, और वो स्टैम्प दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है? नंबर ऑफ रेगुलेशंस पर मिनट काफी अधिक हो जाते हैं। ये कोलोइडल मिल जो है 4000 से 7000 रेगुलेशंस पर मिनट लगाती है, और इनके बीच का जो गैप है वो कम ज्यादा किया जा सकता है। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन में क्या करते हैं कि जिस सब्सटेंस का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसको पहले मीडियम में डाल लेते हैं। बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो उनको मीडियम में डाल लेते हैं, मीडियम में घोल लेते हैं, उसका सस्पेंशन बना लेते हैं, और इस सस्पेंशन को इस कोलोइडल मिल में डाला जाता है। तो जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, कन्वर्टेड इनटू द कोलोइडल साइज पार्टिकल एंड दे फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड। इस मेथड का यूज हम जनरली इंक, लिखने वाली जो इंक है उसको बनाने में, प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश, पेंट, इस तरह के जो आपके कोलोइडल सिस्टम बनाए जाते हैं उसमें हम इस मैकेनिकल डिस्पर्सन का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो फटाफट नोट कर लीजिए। इट इज कैरिड आउट इन ए कोलोइडल मिल in which 2 steel discs with a little gap rotates in opposite direction with high speed। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लें 4000 to 7000 regulations per minute। Now a suspension of a substance in water is introduced in between these two stamps or
in colloidal mill, the size of suspended particle is reduced to colloidal size. This method is generally used for the preparation of printing ink, shoe polish और पेंट्स। तो ये आप इसमें मैकेनिकल डिस्पर्सन में लिख सकते हैं। दूसरा है, तो ये मैकेनिकल डिस्पर्सन किसके, इन मेकिंग प्रिंटिंग इंक, पेंट्स, शू पॉलिश एटसेट्रा। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन के बाद मैकेनिकल फोर्स द्वारा हमने क्या किया, बड़े साइज के पार्टिकल को कोलोइडल साइज के पार्टिकल में चेंज किया, तो इसको मैकेनिकल डिस्पर्सन बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक के इफेक्ट में हम बड़े साइज के पार्टिकल को स्मॉलर साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। इस मेथड का नाम है ब्रैडिक मेथड। इस इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन के द्वारा हम क्या करते हैं, इससे जनरली हम गोल्ड के, सिल्वर या प्लेटिनम इन मेटल्स के कोलोइडल सॉल्व बनाते हैं। और इसका कोलोइडल सॉल्व बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इन मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, दो रॉड्स लेते हैं, और इन दोनों रॉड्स को क्या करते हैं, एक आपका कोई फैला बर्तन ले लेते हैं, है ना, उसमें डिस्पर्सन मीडियम जैसे वाटर ले लिया, और उस डिस्पर्सन मीडियम को हम एक आइस बॉक्स में रख देते हैं जिससे वो कूल हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, उन रॉड्स को इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़कर आपस में मिलाते हैं। जब आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में स्पार्किंग होगी। उस स्पार्किंग से हाई टेम्परेचर पैदा होगा, और उस टेम्परेचर से क्या होगा, वो वेपराइज होंगी, मेल्ट होके वेपराइज होंगी। उन वेपर्स का जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। लेकिन आपने डिस्पर्सन मीडियम को आइस बॉक्स में रखा है या आपने फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा है, तो उसमें क्या होगा, वो वेपर्स फिर कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने के बाद कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि पहले तो डिस्पर्सन हुआ है, बाद में कंडेंसेशन भी हुआ है। तो ये मेथड डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन दोनों मेथड्स का मिक्सचर बोला जा सकता है। इसको एक फिगर से आइए समझते हैं कैसे हम इस डिस्पर्सन मेथड में कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। आपकी दो ये रॉड्स थी, ये आपकी मेटल रॉड है, ये दोनों मेटल रॉड्स हो गई। ये इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दिया, इसमें हमने क्या रख दिया है, डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, जिसमें आपको डिसॉल्व करना है, जिसमें आपको घोल के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, ये आपका आइस मिक्सचर, आइस के क्यूब्स आपने इसमें रख दिए। आइस क्यूब्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम है उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। अब क्या करते हैं,
इस आइस बाथ के ऊपर हमने आपका ये डिस्पर्सन मीडियम रख दिया है और हमने इन मेटल रॉड्स को इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ के आपस में मिलाया। आपस में मिलाने से ये क्या पैदा हो रहा है? आर्क। आर्क का मतलब होता है चिंगारी। तो जब दो मेटल रॉड्स को आपस में मिलाते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क पैदा होता है। इस इलेक्ट्रिकल आर्क से क्या होता है, ये मेटल जो है वो वेपराइज होती है और बहुत छोटे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा उसमें चेंज होती है। लेकिन चूंकि ये आइस बाथ पर रखा हुआ है इसलिए ये तुरंत कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने के बाद ये कोलोइडल रेंज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, इनका अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो गोल्ड, प्लेटिनम या सिल्वर की रॉड्स लेके इस तरह से हम ब्रैटिक आर्क मेथड से बना सकते हैं। तो ये आप फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के आप नोट कर लीजिए कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स like gold, silver, platinum, etc. In this method, two metal rods are suspended in cold dispersion medium and a electric arc is struck between these two rods. Due to intense heat, the arc converted into the metal vapors which are condensed immediately into the ice cold water bath, resulting the formation of colloidal solution. तो इस तरह से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड द्वारा बन जाएगा। थर्ड मेथड आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन जो है वो भी एक डिस्पर्शन मेथड है जिसमें फ्रेशली प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलोइडल सॉल्यूशन में एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला के कन्वर्ट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a fresh precipitate into colloidal solution by shaking it with shaking माने हिलाना by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte suitable electrolyte is called peptidation and the electrolyte thus used is called peptizing agent। मतलब इस फिनोमेना को पेप्टाइजेशन कहते हैं और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट इस प्रोसेस को करने के लिए मिलाया है वो पेप्टाइजिंग एजेंट है। उस एजेंट का काम है प्रेसिपिटेट को किसमें बदलना? कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, ए रेडिश ब्राउन colloidal solution is obtained by adding a small amount of FeCl3 solution to freshly precipitated ferric hydroxide। देखिए होता कैसे है, ये तो आपका एग्जांपल हो गया। अब इस प्रोसेस को समझ लीजिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया, इसमें कई फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, पास हैं। अब हमने क्या किया, इस प्रेसिपिटेट में FeCl3 सॉल्यूशन मिलाया।
तो जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल हैं वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के हैं। इनकी टेंडेंसी होगी अपने में से किसी कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करने की। तो FeCl3 में कौन कौन से आयन होंगे? Fe+3 आयन होंगे और Cl आयन होंगे। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पार्टिकल है वो अपनी सरफेस पर Fe+3 आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से जब इन पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा Fe आयनों की वजह से, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? इसका फिर से कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा। तो ये तो आपका पेप्टाइजेशन रहा। पेप्टाइजेशन का फॉर्मेशन होता क्या है, वो फॉर्मेशन कैसे, पेप्टाइजेशन होता कैसे है वो आपको बताया कि जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रेसिपिटेट में मिलाते हैं तो जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का जो समूह है फेरिक हाइड्रोक्साइड के, उनमें Fe+ आयन एब्जॉर्ब होने लगते हैं, Fe+3 आयन, जिससे उन पर चार्ज आ जाता है। चार्ज आने की वजह से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट फिर से कोलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट हो जाता है। कॉज क्या है? यही कॉज है, तो हेडिंग डाल के लिख लीजिए कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है, वो नोट कर लीजिए कि when electrolyte is added to freshly precipitated substance, the precipitated particles preferentially absorb a particular type of ions of the electrolyte, ब्रैकेट में लिख लो, which are common in precipitate. As a result, they acquire charge and get dispersed due to electrostatic repulsion. समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाता है। FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल्स जो एग्रीगेट हो गए थे, पास पास आ गए थे, इसमें हमने ये क्या है, FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स हैं, इसमें हमने FeCl3 सॉल्यूशन मिलाया तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। क्यों दूर दूर हो गए? क्योंकि Fe+3 आयन इस पे एब्जॉर्ब हो गए और Fe+3 आयन एब्जॉर्ब होने की वजह से इन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इनमें क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा, दूर दूर भाग गए, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं रहा। प्रेसिपिटेट फाइनली कन्वर्ट इनटू द कोलोइडल सॉल्व। ये प्रेसिपिटेट था फ्रेश, इसमें हमने तुरंत ये मिलाया तो ये क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्व ऑफ FeOH होल थ्राइस। तो इस तरह से हम किसी फ्रेशली प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका रीजन हमने बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने पर उन पर चार्ज आ जाता है और चार्ज आ जाने की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर से कोलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो these are the methods known as dispersion methods। ये डिस्पर्सन मेथड से इन सभी मेथड में बड़े साइज के पार्टिकल्स को स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया गया है। बड़े ध्यान से आप अगर एक बार इसको देखते जाएंगे तो सरफेस केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, इसको केवल एक बार समझना है और उसके बाद इसको एक बार लिख के देख लेना है। आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं भूलेंगे, वरना जनरली थ्योरी जो है आप बाय हार्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप इन चीजों को पढ़िए और पढ़ने के बाद कई बार इनको, जब तक आपको बाय हार्ट न हो जाए तब तक लिख के देखिए। फिर भी आप भूल जाएंगे, लेकिन आपका जब भी एग्जाम आएगा तब इसको आप कम समय में जल्दी से रिवाइज करके याद कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि
एट द टाइम ऑफ द एग्जाम इनको तैयार कर लें, वो नहीं हो सकता है। इसलिए सारी चीजों को तैयार करते रहिए जिससे एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर से एक बार देख लें डिस्पर्सन मेथड्स में। पहले मैकेनिकल डिस्पर्सन था, मैकेनिकल डिस्पर्सन से प्रिंटिंग इंक है, पेंट्स हैं, शू पॉलिश है, इस तरह के जो कोलोइडल पेस्ट हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो बनाए जाते हैं, जेल टाइप के सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। और इसमें करते क्या है कि एक कोलोइडल मिल होती है जिसमें दो स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसमें किसी जिसका कोलोइडल सॉल्व बनाना होता है उसके सस्पेंशन को इस कोलोइडल मिल में डाला जाता है और इससे निकलने वाला रिजल्टिंग मिक्सचर जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इसका मेथड ये आपका सामने बना हुआ है। जिस मेटल का आपको कोलोइडल सॉल्व बनाना होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम में जो कि वाटर बाथ में रखा हुआ है, उसमें दो रॉड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होने से क्या होगा, मेटल वेपराइज होगी और वेपर्स फिर कंडेंस होकर कोलोइडल सॉल्व में बदल जाएंगी। तीसरा मेथड आपको पेप्टाइजेशन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? टू कन्वर्ट द फ्रेशली प्रेसिपिटेट into colloidal solution is called peptidation by adding a small amount of electrolyte. What is peptidation? The process of converting freshly precipitated substance by shaking with dispersion medium in presence of suitable electrolyte is called peptidation. For example, reddish brown colored colloidal solution is obtained by adding a small amount of FeCl3 in freshly precipitated ferric hydroxide salt. Cause पेप्टाइजेशन का बता दिया कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उसकी वजह से उन पर चार्ज आ जाता है और उस चार्ज की वजह से, सेम चार्ज होने की वजह से उनमें रिपल्सन होता है। ये है पेप्टाइजेशन का कॉज। दूसरे मेथड है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड्स में क्या होगा, जो कोलोइडल साइज से छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होगा और उस एग्रीगेशन से हमारे कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कंडेंसेशन मेथड्स कौन कौन से हैं इनको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।